नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। कहें कांग्रेस ने भी हरियाणा में जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर दी है, लेकिन एक गुरुग्राम लोकसभा सीट को रोक लिया है। मेन हम उसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर वजह क्या है। और तमाम लोग मेरे साथ पैनल पे जुड़े हैं क्योंकि हम लगातार आपको राजनीति विश्लेषक दिखा रहे हैं कि आखिर क्या लोकसभा चुनाव का होगा, क्यों उम्मीदवार कौन कौन मैदान में होंगे। तमाम चर्चा हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं परवीन राउत गोपी जी और नारनौल से सुरेंद्र चौधरी जी और विनय यादव जी जो राजनीति विश्लेषक है। और सुरेंद्र यादव जी के लिए हम एक खुशखबरी देते हैं कि वो हमारे HR न्यूज चैनल से डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से जुड़ गए, ब्यूरो चीफ है वहां के, तो उनसे भी जानेंगे क्योंकि तमाम जो वहां का एरिया है, राजनीति एरिया है, कहें कि अहिरवाल क्षेत्र है, तो वहां पर भी किस तरीके से निगाहें रखेंगे वो अपडेट लगातार देंगे। लेकिन गुरुग्राम लोकसभा सीट पर घोषणा नहीं हुई, ये बड़ा संशय है। आखिर क्यों कांग्रेस ने रोकी है, मेन टॉपिक हमारा यही है। लगातार हम इस पे बने। बॉबी राव जी, पहले आप ही के पास आता हूँ। क्या लगता है, राव की अभी भी धड़कनें भरी हुई है क्योंकि गुड़गांव लोकसभा सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारे अभी तक? किस तरीके से देखते हैं, वजह क्या लगती है, क्यों रोका है कांग्रेस ने? मोहनलाल जी, सीट का डिक्लेयर ना होना ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। राव साहब की धड़कनें क्या रुकने वाली। राव साहब तो अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, 3 दिन पहले से प्रोग्राम शुरू कर दिए थे। आज भी उनका गुड़गांव में प्रोग्राम है। सीएम पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर के साथ उनका प्रोग्राम है आज गुड़गांव में। और कल उनका बावल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो विप्लव देव जी हैं उनके साथ उनका एक संयुक्त प्रोग्राम है। तो राव साहब तो अपना दौरा कर रहे हैं, अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है उनने। तो 29 को अपना नॉमिनेशन करेंगे। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो किसको टिकट देते हैं किसको टिकट ना देते हैं, इसमें हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन प्रतिद्वंदी नहीं हो तो नहीं लगता चुनाव में रंग नहीं जमता है एक तरफा, यानी कि राव साहब लगे हुए हैं। एक उम्मीद थी कल जब भाई 8 की कर दी तो एक ये भी कर देते, एक में तो आपके साथ लड़ ही रहे। नहीं मोहनलाल जी, जिसको चुनाव लड़ना है वो तो अपनी तैयारी करेगा ना। वो इंतजार थोड़ी करेगा कि भाई कैंडिडेट का 4 दिन भी ना हो डिक्लेयर, 5 दिन और ना हो, तो वो इंतजार थोड़ी करेंगे। कोई भी नहीं करता है मोहनलाल जी इंतजार। जिनको टिकट मिल गई सब अपने चुनाव अभियान में लग गए हैं। तो राव के लिए रास्ता साफ होता जा रहा है, मान रहे एक तरफा कहीं ना कहीं मामला हो जाएगा? नहीं, एक तरफा तो नहीं होगा। एक तरफा इलेक्शन बहुत कम होते हैं आजकल। एक तरफा इलेक्शन कभी नहीं होता है। हाँ, ये है कि जितना कैंडिडेट को समय कम मिलेगा उतना वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कम कवर कर पाएगा। ये जरूर फर्क पड़ता है इसमें। और ये फर्क वैसे जानो तो बहुत फर्क है, क्योंकि एक दिन एक घंटा मायने रखता है। अच्छा, तो भाजपा को तो काफी दिन हो गए राव इंद्रजीत सिंह को प्रत्याशी बनाए हुए, तो लगता है पूरा फायदा मिलेगा, प्रचार प्रसार का पूरा मौका मिला है। राव शिकायत नहीं कर पाएंगे कि हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि अभी कांग्रेस का तो उम्मीदवार ही नहीं है मैदान में कोई। नहीं, राव साहब ने ऐसी शिकायत तो कभी भी नहीं करी। उनको वो अपना चुनाव अभियान है काफी टाइम से शुरू कर रखे हैं। और राव साहब तो लोगों के बीच में ही है, पिछले साल 2 साल से लगातार लोगों के बीच में है, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो उन्हें तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई खास विशेष फर्क पड़ेगा। लेकिन उनके लिए बीजेपी के कैंडिडेट, जो बीजेपी के लोग हैं, वो तो कहीं ना कहीं चुनौती है। जैसे पिछले दिनों राव साहब की नाराजगी रही, मंच पर लोग नहीं आए, राव ने कहा आए तो वेलकम, नहीं आए तो वेलकम। वो चुनौती कहीं ना कहीं है। लगता है कांग्रेस के उम्मीदवार से ज्यादा खुद बीजेपी के लोग चुनौती बन जाएंगे। मोहनलाल जी, बार बार जिन लोगों का आप जिक्र करते हो उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है, उनके साथ कोई वोट बैंक नहीं है। अब ये तो कोई भी आदमी है, कोई अगर पोस्ट बैरियर है, बढ़ा दिया पार्टी ने, बढ़ा दिया पोस्ट बैरियर, उसका मतलब ये थोड़ी कि पोस्ट बैरियर है तो वो तो बहुत बड़ा नेता है। बहुत बड़ा नेता होता वो टिकट ही लिया था, अपने इलेक्शन लड़ देते हैं। ये पार्टी के पदाधिकारी हैं। पदाधिकारी पार्टी का अपना संगठन में बनाती है, उनने बनाए हुए हैं। और वो नहीं आ रहे हैं तो चलो रुस्सा मनाई सब कहाँ चलती है, और चल रही जो रुस्से में राव साहब ने कह दिया भाई आए तो ठीक है, मैं तो एक बार आ गया हूँ। और क्या, और आए क्या थे, राव साहब ने खबर करवाई थी। राव साहब जिला कार्यालय गए थे, बीजेपी के जिला कार्यालय में सभी जितने पदाधिकारी थे, जो बीजेपी के मेंबर्स थे, सबको वेल इन एडवांस खबर की थी कि राव साहब आएंगे और सबसे मिलेंगे करेंगे। जब नहीं आए तो उसमें क्या नहीं पार्टी में देखिए, राव साहब की पार्टी में ऐसे लोग हैं जो बीजेपी, अभी कईयों ने तो अभी ज्वाइन किए हैं, कई जो निष्कासित थे 6 साल के लिए उन्होंने ज्वाइन किया है, कई पुराने हैं जिनसे राव का पहले से 36 का आंकड़ा है, कई राव के ऐसे विरोधी है जिनका कई दशकों से कहें राव के विरोध में राजनीति चलती है, वो लोग भी पार्टी के अंदर हैं।
तो नहीं लगता राव को दो मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है? एक अपनी पार्टी के अंदर लड़ना पड़ रहा है, एक जो भी कांग्रेस से प्रत्याशी आएगा वो लड़ना पड़ रहा है, तीसरा अन्य पार्टियों के साथ जो उम्मीदवार होंगे उनके साथ लड़ना पड़ना है। तो चुनौती कहीं ना कहीं राव के लिए भी तो बनेगी ना, कि चारों तरफ से घेरेंगे राव को। नहीं मोहनलाल जी, मैं नहीं समझता कि कोई चुनौती है, नाम समझते हैं कोई चुनौती है। आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हो, रणधीर सिंह कापड़ीवास जी को पिछली बार टिकट नहीं दी थी तो 6 साल निष्कासित किए थे, उनने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और उन्होंने अपने हालात देख लिए थे, वो फिर वापस पार्टी में आ गए हैं। दूसरे विरोध की बात जिनकी आप कर रहे हैं कि शुरू से विरोध में रहे हैं, तो विरोध में रहे हैं आप अरविंद जी हैं। अब अरविंद जी अगर इतने ताकतवर होते बीच में, तो उनने कहा था 4-5 महीने पहले, उनने बयान भी दिया था अखबारों में, सब कहा कि मैं भी एमपी की टिकट की दौड़ के अंदर हूँ, राव साहब का टिकट हम भी अप्लाई करेंगे मांगे। ठीक है, टिकट उनने अप्लाई करी थी या नहीं की थी वो भगवान जाने, मगर टिकट का तो उन पर कभी ना नाम आया ना जिक्र आया। तीसरे जिनकी आप बात कर रहे हैं सतीश कुमार जी, तो सतीश कुमार तो उसने तो चुनाव की अपना राजनीतिक जीवन ही राव साहब की जूती उठा के शुरू किया था। अब जिस आदमी ने जूती उठा के शुरू किया है, आप सोचो कि वो उनका आज कि भाई मुखालफत राव साहब उनके पास है और मुखालफत करा बिगाड़ेंगे, हम नहीं समझते हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। और जिनका जैसा चाल चरित्र है लोगों ने देख लिया है। सतीश कुमार ने पिछले 6 साल पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी, चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन करी, होर्डिंग बोर्डिंग लगाए यहाँ से, और तुरंत प्रभाव से 10 दिन बाद ही जब टिकट नहीं मिली तो छोड़ के चले गए थे। उनने ही, सतीश कुमार ने ही ये बीजेपी में पिछले विधानसभा चुनाव में विद्रोह करवाया था। उन्हीं ने ही रणधीर सिंह कापड़ीवास, अरविंद जी, सबको मिला के हम तीनों मिलके इलेक्शन लड़ते हैं, पर्ची डाल देते हैं, जो लड़ेगा दोनों सपोर्ट करेंगे, और वो चने के झाड़ पे कापड़ीवास जी को चढ़ा दिया और खुद अपने कहीं बताया कि मेरे वहां इलेक्शन है, मैं तो उनके कर्म सिंह में जा रहा हूँ, निकल के चले गए। और कापड़ीवास जी के कैसा हश्र हुआ वो आप जानते ही हैं सब यहाँ। तो अभी मान मनोबल, मैं ये पूछ रहा हूँ, मान मनोबल चल रहा नहीं चल रहा, या ये विरोधी मंच पे नजर आएंगे नहीं आएंगे, राव के मंच पे कहीं वोट मांगते हुए नजर आएंगे नहीं आएंगे, ये पूछ रहा हूँ सीधा सीधा। सर ऐसा है, वही राव साहब वाली बात है, वोट मांगे तो ठीक, ना मांगे तो ठीक। हम तो मान मनोबल करने इन लोगों के पास तो एटलीस्ट सतीश जैसे आदमी के पास, इनके पास तो जाएंगे नहीं। आला कमान का ऑर्डर आ गया, मोदी जी का ऊपर से आदेश आ गया, नड्डा जी का आ गया, अमित शाह का आ गया, भाई राव साहब इनको मनाओ, किसी को नाराज नहीं होना चाहिए, एक सीट की मारामारी है। सतीश की इतनी औकात थोड़ी है कि उसके लिए मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, आप ही नाम कोट कर रहे हैं, मैंने तो किसी का नाम अभी नहीं कोट लीजिए। आपने कहा भी है तो मैं तो नाम इसलिए कोट कर रहा हूँ, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका सर तो उसके अल्लाह पल्ले कुछ भी नहीं है सर। अरे भाई ऐसा मत करो ना, आपकी पार्टी के लोग हैं भाई, ऐसा मत करो, आला कमान भी नाराज हो जाएगा। सर मेरी पार्टी का एटलीस्ट नहीं है, मैं राव साहब समर्थक हूँ। मैं कोई बीजेपी पार्टी से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैंने कोई बीजेपी पार्टी की जूती नहीं उठा रखी है, मैं तो एक राव साहब समर्थक हूँ। राव साहब जहाँ रहेंगे, मेरी आस्था राव साहब के अंदर है, जहाँ राव साहब रहेंगे हम राव साहब के साथ रहेंगे। चलिए, आपने बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर दी, बहुत अच्छा, आपने सवालों के जवाब दिए। आपके पास आ जाता हूँ सुरेंद्र जी। भिवानी महेंद्रगढ़ पे आपने चर्चा की थी जब आपसे आपने कहा था दान सिंह को टिकट मिलेगी 100%, और आपने कहा था लास्ट के अंदर जब हम आपसे, क्यों कट गई श्रुति की टिकट, वजह क्या मानते हैं, कैसा चुनाव होगा भिवानी महेंद्रगढ़ में? मोहनलाल जी, श्रुति चौधरी की टिकट कटने के कई कारण हैं। आपको मालूम है कि हरियाणा में कांग्रेस में जिस ढंग से गुटबाजी हावी है, तो ये टिकट जो कटी है उसमें गुटबाजी का भी बड़ा कारण था। और पिछले चुनाव में 4.5 लाख वोटों से श्रुति चौधरी की जो हार हुई थी वो भी प्रमुख कारण थी। और जहां तक मैं सोचता हूं कि पिछले सालों में जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे, जब अजय माकन यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे और उनकी 1 वोट से हार हुई थी, उस 1 वोट की हार का ठीकरा श्रुति चौधरी की माताजी किरण चौधरी के सर पर फोड़ा गया था कि भी उन्होंने वोट नहीं दिया। ये कई दिन तक चर्चा का विषय भी रहा था। आज वही अजय माकन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। तो मैं समझता हूं कि टिकट कटने के कई कारण हैं, तो ये भी कारण हो सकता है कि उनका भी इसमें रोल रहा हो। और कांग्रेस की टिकटों की जो लेट घोषणा हुई, ये भी इसी बात की थी कि कांग्रेस की गुटबाजी काफी मुखर पे थी। लेकिन अब सवाल ये, क्या लगता है किरण चौधरी का राजनीति जो अस्तित्व है, भाई लोकसभा की मिली नहीं, विधानसभा में अब कैसे गुटबाजी, एसआर गुट को में बड़ा झटका किरण चौधरी को लगा है सबसे बड़ा, कहीं शैलजा को फायदा हो गया,
लेकिन किरण चौधरी का अब क्या रुख नजर आ रहा है? कोई चर्चाएं हैं महेंद्रगढ़ भिवाड़ी में? पार्टी में रहेगी, निर्दलीय लड़ेगी, या कोई अन्य पार्टी में जाने की संशय कोई है? ऐसा चर्चाएं? लोकसभा के चुनाव में कम से कम 20 लाख के लगभग वोट होते हैं, तो छोटे मोटे ये विरोध है, ये मायने नहीं रखते। कोई ये सोचे कि मैं इस चुनाव की तो बिल्कुल दिशा ही बदल दूं, तो ये उसकी गलत सोच है। और ऐसे हर जगह पाएंगे आपको, हर लोकसभा के अंदर। रेवाड़ी इसमें गुरुग्राम में भी आप देख लीजिए, अभी आप चर्चा कर रहे थे परवीन राव जी से, जिन जिन लोगों के नाम लिए, आज वो राव साहब के खिलाफ है, तो क्या राव साहब की उसको हार जीत को बदल सकते हैं? मैं समझता हूं नहीं। वही कारण है, अगर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी विरोध भी करेगी तो उसका ज्यादा यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हरियाणा आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, कम शब्दों में मुझे जवाब दे, आपको क्या लगता है कि अब किरण को यानी कि दान सिंह के साथ लगना चाहिए, सीट निकालनी चाहिए? जिस तरीके से कांग्रेस की हवा हरियाणा में है, नुकसान ना हो, अगर पार्टी के डेडिकेटेड है, अगर कहीं मन में संशय है पार्टी छोड़नी है, मुझे कुछ नहीं करना, मेरी टिकट के निराशा है, तो कोई भी वो कुछ कर सकती है। मोहनलाल जी, मैं समझता हूं कि उनको पार्टी की पूरी तरह समर्पित होकर काम करना चाहिए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी अभी 5-4 महीने के बाद में होने वाले हैं, और आजकल कोई भी बात विरोध छुपता नहीं है, वो हाईकमान तक अवश्य पहुंचेगा। और जो यहाँ से उम्मीदवार है राव दान सिंह, उनकी अगर वो खुलकर के सपोर्ट नहीं करेगी तो वो भी उसके अंदर वहां पर हाईकमान को बताएंगे कि इन लोगों ने मेरा विरोध किया है, तो विधानसभा चुनाव में भी उनको दिक्कत आ सकती है। अब ये बताइए, दान सिंह को टिकट मिल गई, आप बड़ी पैरवी कर रहे थे क्योंकि आप अब हमारे HR न्यूज से भी जुड़ गए, वहां के ब्यूरो चीफ हैं, तो आपको क्या समीकरण वहां पे नजर आ रहे हैं एज ए पत्रकार के तौर पर, एज ए ब्यूरो चीफ के तौर पर, एज ए भिवाड़ी महेंद्रगढ़ आप संभाल रहे हैं, तो क्या लगता है दान सिंह कितना धर्मवीर पर भारी पड़ सकते हैं? क्या वोटों का समीकरण होगा? कितना वोटों का ध्रुवीकरण होगा? क्या कर सकते हैं? आपका आकलन क्या कहता है? मोहनलाल जी, मैं कोई राव दान सिंह का अनुयायी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा HR न्यूज के ब्यूरो चीफ है आप। नहीं, मैं ब्यूरो चीफ तो हूँ जरूर, लेकिन अनुयायी नहीं हूँ उसका। मेरा कहने का मतलब है कि पहली बार इस जिले के अंदर ये लोगों की सोच बनी है कि तुम्हारा सांसद, क्योंकि जब से गुरुग्राम सीट अलग बनी है, भिवाड़ी महेंद्रगढ़ बनने के बाद पहली बार लोगों को उम्मीद जगी है कि आपके जिले से कोई सांसद बन सकता है। और राव दान सिंह है, उसका जन्म भिवाड़ी जिले में हुआ है, और इस जिले के अंदर जब राव बहादुर सिंह ने पिछला चुनाव जब लड़ा था, तब उसको इस जिले के अंदर वोटें नहीं मिली थी। लेकिन राव दान सिंह के मामले में उलट है, इनको यहाँ 36 बिरादरी उनको पूरी तरह वोट देगी और उनको जिताने का कार्य करेगी, और भिवाड़ी के अंदर भी वो अच्छे मत लेंगे, ऐसी मेरी सोच है। नहीं, लेकिन ये मत मानिए, धर्मवीर भी 2 बार के सांसद रहे, बीजेपी की टिकट पे 3री बार टिकट मिली है, कच्चे खिलाड़ी मत मानिए उनको भी आप। और राव इंद्रजीत सिंह पैरवी जरूर करने जाएंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे महेंद्रगढ़ भिवाड़ी में। मोहनलाल जी, ऐसा है, आप खुद देख रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, और विशेषकर किसानों ने तो गांव में उनकी एंट्री के लिए बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगवा दिए, उनका काला झंडा दिखा के विरोध हो रहा है। तो यहाँ धर्मवीर जी भी इस बात से अछूते नहीं है। यहाँ सीमा गांव में उनका विरोध हुआ, अभी नारनौल के अंदर जो रैली हुई, नांगल चौधरी में रैली हुई, वो भी भीड़ के लिहाज से इतनी सक्सेस नहीं थी। तो ये जो विरोध है, पिछले 10 सालों के अंदर लोग उनसे हिसाब मांग रहे हैं कि आपने 10 साल में कोई एक भी काम कराया, तो उसकी बताइए, वो बता नहीं सकते। अब सवाल मेरा आखिरी आपसे ये है कि टिकट की अब आपके वहां तो घोषणा हो गई, हमारे गुरुग्राम में अभी हुई नहीं है, तो रोचक मुकाबला नहीं हुआ। क्या लगता है अब रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा? अब लगेगा कि हाँ, एक चुनाव है लोकसभा का, बराबर के कैंडिडेट हो गए। अब तक तो धर्मवीर जी अकेले भाग रहे थे, विरोध भी हो रहा था। क्या आने वाले दिनों में कांग्रेसियों का भी विरोध देखने को मिल सकता है? जनता में नाराजगी उम्मीदवारों को लेकर के है, किस तरीके से देखते हैं आप? अब रात को टिकट डिक्लेयर हुई है कांग्रेस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे 1 महीने से लग रहे हैं, और उनका काफी विरोध भी हो रहा है। अब जब सामने मुकाबला होगा तो अगले 2-3 दिनों में खुल करके पिक्चर सामने आएगी। जब ये लोग दौरा करेंगे गांव का, तब उसके अंदर रिस्पॉन्स मिलेगा कि भाई कांग्रेस की जनसभाओं में कितनी भीड़ आती है, लोगों का कितना प्यार उनके प्रति झलकता है। उसके बाद दान सिंह के लिए भी एक चुनौती है ना, वो भी विधायक है ऑलरेडी वहां से, महेंद्रगढ़ से, तो उनके भी गांव पड़ते होंगे, वहां उनकी भी कहीं ना कहीं नाराजगी होगी कि भाई हमने आपको विधायक चुना, हमारे काम नहीं हुए। उनके पास एक प्ले ये है कि भाई मैं तो विपक्ष में क्या कर सकता हूँ।
तो वो नाराजगी कहीं इनको भी देखने को मिल सकती है, या एक लोग गुस्सा हो जाए कि अब हमारा ये अब तक विधायक था, अब इनको सांसद बनाना है, लोग उसके साथ जुड़ जाए। मोहनलाल जी, राव धान सिंह जब पिछले 10 सालों से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब वो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, उन्होंने महेंद्रगढ़ में काफी कार्य कराए हैं। वहाँ मिनी सेक्रेटरिएट, महिला कॉलेज और लघु सचिवालय और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे काफी कारण है जिसकी लोकप्रियता के कारण राव धान सिंह पिछली बीजेपी की हवा के अंदर भी चुनाव यहाँ से जीते हैं और उनकी सीट इस जिले के अंदर जो कांग्रेस की सीट निकल करके आई है। बाकी कांग्रेस को भी मैं समझता हूँ कि 10 साल से इनका संगठन नहीं है, तो उसकी भी कमजोरी की वजह से थोड़ा सा भाई जो काम करने वाले वर्कर हैं, अगर संगठन होता तो कांग्रेस भी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकता भी आज वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल जीत जाएंगे। ये 2-4 दिन के बाद पिक्चर क्लियर होगी एक्चुअल के अंदर। अच्छा, मेरे चलते चलते आखिरी सवाल, राव इंद्रजीत सिंह अगर भिवानी महेंद्रगढ़ में धर्मवीर के लिए प्रचार करने गए, क्योंकि एक टाइम था कभी दान सिंह भी राव इंद्रजीत सिंह के साथ थे, तो वो 36 का आंकड़ा क्या लगता है, अगर प्रचार करने गए तो कोई प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है? नहीं, राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव तो है, लेकिन आप पूरी तरह समझते हैं जब जाति विशेष से कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो वो प्रभाव गौण हो जाता है। राव इंद्रजीत सिंह जी है, उनका यहाँ पूरा प्रभाव है, वो हर हल्के में 10 से 15 हजार वोट इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जब सामने यादव कम्युनिटी से उम्मीदवार है तो उस स्थिति में मैं नहीं समझता कि वो कोई विशेष यहाँ पर प्रभाव डाल पाएंगे। चलिए, आप दोनों ने बात रखी, आज नए तरीके से हम डिबेट कर रहे हैं। अब हमारे राजनीति विश्लेषक विनय यादव जी, आपने दोनों को सुन लिया, दोनों पे संक्षिप्त विश्लेषण चाहता हूँ। परवीन राव बोबी जी और सुरेंद्र चौधरी जी बात रख रहे भिवानी महेंद्रगढ़ नारनौल, पहले भी हमने आपसे इसी तरीके से चर्चा की थी, दोनों का आपने सुन लिया। आपके पास अच्छा राजनीति अनुभव है, अच्छी आपके पास राजनीति की जानकारी है, किस तरीके से देखते हैं? सीधा 4 से 5 मिनट के अंदर, 3 मिनट में। मोहन जी देखिए, भिवानी महेंद्रगढ़ का जहां तक जिक्र है, मैं पहले भी कह रहा था कि इस समय अगर सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस के पास कोई है तो राव धान सिंह है। उसकी 2-3 वजह है। श्रुति चौधरी वहां लगातार चुनाव हारी है, और इससे पहले का चुनाव जो होता था वो जाट वर्सेस जाट होता था इस लोकसभा के अंदर। इस बार का जो मौका है वो अलग है, समीकरण बदल गए हैं। इस बार का जो चुनाव होगा वो अहीर वर्सेस जाट और नॉन जाट का होगा। तो नॉन जाट जो लॉबी है वो हमेशा से ही हमारे इधर के कैंडिडेट के साथ रही है, जो जाटों के खिलाफ सीट निकालने में रहता है। एक बार वहां से भिवानी से ठाकुर खड़े हुए थे लोकसभा चुनाव में, उस टाइम भी ठाकुरों के साथ नॉन जाटों ने अच्छा तालमेल बनाया था, काफी वोटें दी थी। उसके बाद हमारे राव बहादुर सिंह खड़े हुए तो वो हमारी क्षेत्रीय पार्टी से थे। तो इस बार जो चुनाव चल रहा है वो मैक्सिमम राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में जाता है, कोई एक आध कैंडिडेट है क्षेत्रीय पार्टियों के जो अपनी सीट निकाल सकते हैं। तो इस बार का जो भिवानी महेंद्रगढ़ का जो चुनाव है वो 100% चुनाव आते आते वो इस मुद्दे पर जाएगा, अब चुनाव जाट वर्सेस नॉन जाट का। तो इसका जो बेनिफिट मिलेगा, भाई हरियाणा में जाट तो वैसे बीजेपी से नाराज है किसान आंदोलन को लेकर के। नहीं मोहन जी, किसान आंदोलन का तो प्रभाव बीजेपी पड़ ही रहा है। जाट उनसे नाराज है, किसान जो भी है अन्य तबके के किसान है वो भी नाराज है, उसका प्रभाव है सीट के ऊपर। मगर ठाकुरों ने वैसे नाराजगी दिखा रखी है। ठाकुर राजपूत वोटें बहुत है भिवानी। अगर आप विधानसभा की बात करें तो अमरपाल अम्मू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हरियाणा के, अपने इनकी राजपूत महासभा के, और वहां पर भी बहुत भारी विरोध है, क्योंकि वहां के जो विधायक हैं घनश्याम दास जी वो हमेशा इन राजपूतों के सहयोग से जीतते रहे हैं। तो इस बार शायद विधानसभा में उनको भी दिक्कत हो, वो आगे की बात है। मगर लोकसभा के अंदर इस तरह विरोध है अपने किसान आंदोलन का, तो उसका विरोध इनको झेलना पड़ेगा कैंडिडेट को, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। दूसरा विरोध इस बार क्या है कि इस बार की हमारी चारों जो विधानसभाएं हैं उनको लगने लगा के कहीं ना कहीं हम दूसरा एक अहीर सांसद अपना बना सकते हैं। जो हमारा पूरा एरिया पहले जब ये महेंद्रगढ़ इकट्ठा था तो अहीरों के ही बेल्ट गिनी जाती थी, उसी के सांसद क्षेत्र में आता था। उधर के नए हल्के जोड़ने के बाद इसका ये चेंज हो गया था समीकरण। तो इस बार उनको लग रहा है कि इस बार हम 2 अहीर सांसद हम दे सकते हैं कहीं ना किसी भी रूप के अंदर। तो इस बार जो चुनाव होगा भिवानी और महेंद्रगढ़ का वो जाट वर्सेस नॉन जाट होगा। नॉन जाट जो है वो सारे अहीरों के साथ खड़े मिलेंगे, जैसा कि हमारे भाई ने बताया नारनौल से। अब उनका गांव प्रहलादगढ़ है जो भिवानी विधानसभा में आता है, तो उसकी वजह से मैं पीछे 1-1.5 महीने 2 महीने पहले कई बार भिवानी जा चुका, तो वहां के लोगों में इस बात की भारी चर्चा थी
अगर दान सिंह को टिकट मिलती है तो हम इस बार खुलकर राव दान सिंह की मदद करेंगे, क्योंकि हमारे इलाके का है, लगातार सांसद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब वो जब कांग्रेस में रहे तो उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी डीलिंग कॉर्पोरेट लॉबी उनके साथ जुड़ गई है, जो उनको हर तरह से फाइनेंस करने के लिए तैयार है। तो उनके पास एक कॉर्पोरेट लॉबी की टीम भी है, फाइनेंशियल टीम भी है, और युवाओं में भी आज की डेट में खासे लोकप्रिय है, और वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। तो चलिए, समय का ध्यान रखिए, मुझे गुड़गांव पे और जानना है। दूसरी बात, अब आप कर रहे थे हमारी गुड़गांव लोकसभा की, तो गुड़गांव लोकसभा में अभी तक 3 टिकट के ऊपर बहुत भारी संशय बना हुआ है। उसकी एक वजह है, अब पहले कैप्टन अजय सिंह यादव को नहीं लग रहा था गुड़गांव की जो सीट है वो कहीं कांग्रेस अभी हमारी इतनी अच्छी प्रदर्शन कर पाएगी, मगर जैसे जैसे पूरे देश के अंदर कांग्रेस का प्रभाव बढ़ रहा है, दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, पहले चरण में अच्छा प्रदर्शन रहा, तो उनके अंदर भी एक महत्वाकांक्षा जाग गई है। वो चाह रहे हैं किसी भी तरह से टिकट मुझे मिल जाए। पहले वो टिकट के लिए स्वयं मना कर रहे थे, मगर जैसे जैसे और जगह कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हो रहा है, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, किसान आंदोलन का देख रहे हैं, कैंडिडेट का हर जगह विरोध हो रहा है, तो उनकी भी एक महत्वाकांक्षा जो है वो अब दोबारा से पनपने लग गई है। वरना पहले हमें जो लगता था केवल राज बब्बर ये कैंडिडेट है जो बाहर से लाके यहाँ लड़ाए जाएंगे, मगर अब दोनों के बीच के अंदर मुझे लगता है कि खींचातानी आंदोलन रूप से चल रही है। अब टिकट राज बब्बर को दे या कैप्टन अजय सिंह यादव के लिए, इसमें एक नया पहलू भी जुड़ सकता है। मोदी देखिए, अगर चुनाव में इन दोनों पे सहमति नहीं बढ़ती है तो फिर हमारा चुनाव गुड़गांव का फिर से उसी पैटर्न पे चला जाएगा, टिकट मुस्लिम को मिल सकती है, चुनाव होगा मुस्लिम वर्सेस हिंदू। बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल मोहन जी, तीसरा उम्मीदवार क्या आपके पास जानकारी है? ये बड़ी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल मोहन जी, पैनल के अंदर कई आदमियों के नाम गए हुए हैं, मैं आप नाम को नहीं बताना चाहूंगा। हमारे ही एक पूर्व मंत्री रहे हैं अपने कोसली से, उनके भतीजे का नाम भी वहां से टिकट के लिए पैनल में गया था। तब अब उनकी जो चर्चा हुई है, उनका नाम अब पैनल से बाहर है, जो पहला पैनल था उसमें गया था। तो अब जो अगर इन पे सहमति नहीं बढ़ती है कैप्टन और राज बब्बर के ऊपर, तो अन्य विकल्प तलाश किया जा सकता है, क्योंकि पार्टी मेवात से भी नाम आ सकता है। बिल्कुल मेवात से ही नाम आएगा, और ये लगता है अगर मेवात से नाम आएगा तो जो राव इंद्रजीत समर्थक जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भी फिर एक तरह से पलायन कर जाएंगे अपने कैंडिडेट की तरफ, और इधर से लेकिन चुनाव पलट जाएगा, पूरा हिंदू मुस्लिम में आ जाएगा। ये चुनाव समय क्या आगे समय बताएगा, मगर जो समीकरण जिस तरह कोई भी पार्टी के जो है नेता विचार करते हैं, उनका विचार ये है, अब यहाँ से जब स्वयं भाजपा के ही पुराने कार्यकर्ता और भाजपा के पदाधिकारी या एक्स एमएलए या और जो बड़े पदों पे बैठे वो ही राव इंद्रजीत का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो उनका विरोध तो यहाँ उनको झेलना पड़ेगा। तो राव इंद्रजीत 2 लड़ाइयों में घिर के रह जाएंगे। एक तो जो अंदरूनी लड़ाई है वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, और दूसरी फ्रंट की लड़ाई जो लोकसभा में अपने प्रतिद्वंदी के साथ। तो ये भी एक नई जो है वो जो हमारी टिकट वितरण कमेटी होगी, उसका तो बॉबी राव जी ने बोल दिया कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, टिकट तो कोई आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, राव सेफ है, राव इंद्रजीत सिंह मानते सेफ है। आज के समय तक तो सेफ है, आगे क्या चुनाव रुख लेगा, अभी क्या दूसरा कैंडिडेट या नहीं आया है, उस तरह के दौरे भी शुरू नहीं हुए हैं। चुनाव किन मुद्दों पर आधारित होगा, क्योंकि चुनाव के समय पता नहीं किस दिन कौन सा नया मुद्दा जन्म ले लेता है और चुनाव किस मोड़ पर चला जाता है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। अभी मैं आपको बताऊं, 4 दिन पहले गुड़गांव का एक चैनल था, उसमें देख रहा था, उन्होंने 5 ऐसी बड़ी कमियां गिनाई थी जिनमें सांसद जी फेल रहे हैं। मैं उस पर अभी चर्चा नहीं करूंगा, फिर कभी करेंगे, पर सबकी सोच एक अनुरूप नहीं होती है। इस वक्त क्या है, जो मुस्लिम वोटें जो थी बट रही थी, दूसरा हमारा जो संविधान का जो नारा है, जो दलित वोटें हैं वो भाजपा से खिलाफ है, एक तरह से वो खुलकर भाजपा के खिलाफ आ रही है संविधान के मुद्दे पर। तो पहले जो दलित वोटें कांग्रेस को जाती थी, फिर वो पलायन करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई थी, अब वो चाह रही है कि हम उस कैंडिडेट को वोट दें, चाहे वो किसी पार्टी का हो, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ हो। क्योंकि इस बार जो नैरेटिव सेट हुआ है वो विपक्षी दल के द्वारा, वो संविधान को लेकर और रोजगार के मुद्दे पर है। चलिए मेन गुड़गांव की हम बात कर रहे थे, अगर कैप्टन को टिकट मिलती है तो क्या लगता है मुकाबला रोचक होगा, या राज बब्बर को मिलेगी तो रोचक होगा, या कोई तीसरा पैराशूट से आएगा तो रोचक होगा? चलते चलते देखिए मोहन जी, अगर टिकट बाहर के कैंडिडेट को मिलती है तो यह एक नया मुद्दा जन्म ले लेगा, कैंडिडेट बाहरी वर्सेस स्थानीय। उसके बाद राव साहब उसी दिन से आप समझ लिए वो 100% जीत की तरफ अग्रसर हैं। और अगर टिकट मिलती है हमारे किसी मुस्लिम कैंडिडेट को, तो चुनाव उस ध्रुवीकरण पे जाएगा, हिंदू वर्सेस मुस्लिम।
उसके अंदर क्या होगा कि मेवात की तीनों विधानसभाएं उधर की जो चारों हैं उनसे जो नॉन मुस्लिम वोटे हैं वो राव साहब को मिल जाएंगे, जो मुस्लिम वोटे हैं दलित वोटे हैं वो उस कैंडिडेट को जाएगी जो वहां का है। इस बार आपने देखा होगा जिस तरह गुजरों की भी वोटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं गई थी, पीछे जो राजस्थान से नजदीक लगता हुआ इलाका था हमारे इस लोकसभा से, वहां की भी वोटें नहीं गई थी। इस बार राजपूतों का जो विरोध है अगर वो पूर्ण रूप से विरोध में रह गए तो मुकाबला बहुत कड़ा होगा, चाहे टिकट कैप्टन अजय यादव को मिले या किसी मुस्लिम कैंडिडेट को। अगर कैप्टन अजय को मिलती है तो ये मुद्दा बिल्कुल बदल जाएगा मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम हिंदू का। इस बार फिर जो चुनाव होगा दोनों एक ही कास्ट के होंगे, एक ही क्षेत्र से होंगे, तो मुद्दा जो रहेगा वो फिर चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा, किसी धार्मिक भावना पे नहीं लड़ा जाएगा। उस समय मुद्दे वही रहेंगे जो एजेंडा इंडिया का है चुनाव के अंदर, अब बेरोजगारी, महंगाई, तो इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। तीसरा मुद्दा मेन अहम रहेगा, संविधान का मुद्दा जो है उसके अंदर दलित वोटें हैं वो एंटी भाजपा चली जाएंगी। चलिए आपके पास 30 सेकंड है तीनों के पास। बोबी राव जी काउंटर करना चाहेंगे 30 सेकंड में, समय का अभाव है, सीधा सीधा कम शब्द का। मोहनलाल जी टिकट कैंडिडेट आने दो फिर बताएंगे कैंडिडेट क्या प्रोज एंड कौन से, बगैर कैंडिडेट क्या बताएंगे। वैसे हम चुनाव, हमारा चुनाव चल रहा है, ठीक चल रहा है हमारा चुनाव। बिल्कुल हमने आपका समय दिया। सुरेंद्र जी 30 सेकंड का समय। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रवीण यादव जी कि भाई अगर मुस्लिम को टिकट मिलती है तो हिंदू मुसलमान का चुनाव होगा, और अगर कैप्टन अजय को मिलती है तो बिल्कुल संघर्ष होगा। इस बात से मैं सहमत हूँ। चलिए विनय जी। मोहन जी इस बार नैरेटिव जो है वो चेंज नहीं हो पा रहा है, जनता चुनाव लड़ना चाह रही है इस बार कैंडिडेट के साथ, और मुद्दा मेन महंगाई का, बेरोजगारी का, संविधान बचाने का रहेगा चुनाव के अंदर। और ये मुद्दा हर क्षेत्र में अलग अलग रूप से प्रभावी रहता है, क्योंकि जातीय समीकरण अगर बन गया तो ये मुद्दा गौण हो जाएगा, और अगर धार्मिक और जातीय समीकरण नहीं बना तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब संविधान बचाओ, बेरोजगार और महंगाई, तो ये मुद्दा अगर चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होगा। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कब तक कांग्रेस के टिकटों की घोषणा होगी ये हमने आपको बड़ा विश्लेषण दिखाया। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।